the supply chain of oil is divided into three key segments. क्या इंडिया में इस प्रकार का ऑयल प्रोड्यूस होता है? यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, रशिया, कनाडा एंड चाइना, these are the largest producers of crude oil. A devastating hurricane in the Gulf of Mexico, a ship stuck in the Suez Canal, or a Houthi rebel fighting for their freedom in the country called Yemen, or even a single tweet from a minister of OPEC nations. Believe it or not, all these events have an impact on how much prices are we going to pay for our petrol and diesel. This is the game of economics of oil. In today's concept lecture, we are going to delve into 4 key dimensions of this interesting topic. First dimension will be the comprehensive coverage of supply chain, starting from the oil wells to our vehicles. In the second dimension, we'll discuss what are the benchmarks for crude oil prices, how crude oil prices are determined, what are the driving factors for crude oil prices. In the third dimension, we'll do the cost-benefit analysis of India buying more and more Russian oil over the period of last 3 years. And in the final concluding remarks of this interesting topic, we'll discuss what are the ways forward or what are the options available for India if India decides to move away from Russian cheaper crude oil imports to other options. So let's begin our discussion by understanding comprehensively the supply chain of oil. Now let's understand this in 3 key segments. First and foremost, the supply chain of oil is divided into 3 key segments. पहले segment में अगर हम देखें तो upstream segment में there are various activities involving extraction of crude oil from the ground. Onshore भी हो सकता है, offshore भी हो सकता है. अब ये क्रूड ऑयल हम तभी निकाल पाएंगे अगर हमारे पास वो क्रूड ऑयल के प्रूवन रिजर्व्स है. देयर आर सर्टेन फॉर्चुनेट कंट्रीज हु हैव प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व्स. कंट्रीज में देयर विल बी दीज ऑयल वेल्स के थ्रू ये ऑयल क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है एंड दीज एक्टिविटीज आर बेसिकली पार्ट ऑफ अपस्ट्रीम सेगमेंट ऑफ होल सप्लाई चेन ऑफ द क्रूड ऑयल. अब इस अपस्ट्रीम सेगमेंट को थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है, कौन से वो नेशंस एग्जैक्टली जो कि ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं. क्या इंडिया में इस प्रकार का ऑयल प्रोड्यूस होता है तो कहां पे होता है, इन चीजों के बारे में इस अपस्ट्रीम सेगमेंट में जान लेते हैं. सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ऑयल वेल, ये ऐसी ऑयल वेल्स डग की जाती है जहां पे सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स जो भी हमारे सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर से जो भी हमारा फॉसिल्स वगैरह है जो जमीन के अंदर धसे हुए हैं बिकॉज ऑफ द higher temperature and pressure, they get basically converted into various commodities such as crude oil or natural gases. तो इनको हम ड्रिलिंग करके इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं. There are various techniques to basically extract such crude oil. अब इसके बाद में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से वो नेशंस है which have larger amount of crude oil reserves. अगर हम यहाँ पे मेन क्लासिफिकेशन देखें तो there are 2 प्राइमरी ग्रुप्स, वन इज ओपेक और एक ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन है. मैं ब्रीफली आपको इन 2 ऑर्गेनाइजेशन की एक बार थोड़ी सी कहानी बता देता हूं कि ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस ओपेक ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बैक इन 1960. 1960 में जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हुआ करती थी, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, इन्होंने मिलकर के और साथ ही में वेनेजुएला, इन्होंने मिलकर के ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया जिसको हम बगदाद कॉन्फ्रेंस बोलते हैं. बगदाद कॉन्फ्रेंस 1960 ओपेक का निर्माण होता है. दोस्तों यहाँ पे पर्पस इनका ये था कि पूरी ऑयल के सप्लाई चेन को कंट्रोल किया जा सके, ऑयल के प्राइसेस वगैरह को या फिर फ्यूचर में क्या प्राइसेस वगैरह होगी उसके ट्रेंड्स इनके द्वारा सेट किए जा सके, बिकॉज दीज वेर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ ऑयल. इसके बाद में 2016 में इसी ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा एक्सपैंड करके इसको नाम दिया जाता है ओपेक प्लस, और इसमें एडिशनली 10 मेंबर्स ऐड किए जाते हैं इंक्लूडिंग रशिया. यहाँ पे जो लाइट ब्लू कलर में आपको मेंबर्स दिख रहे हैं, रशिया है, कजाकिस्तान है, मेक्सिको है, अफ्रीकन कंट्रीज भी हमें यहाँ पे सुदान, साउथ सुदान वगैरह देखने को मिल रही है. तो दीज वेर द नेशंस विच वेर एडेड टू ओपेक प्लस. ओपेक प्लस बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी दोस्तों क्योंकि उस टाइम पे यूएस के अंदर शेल गैस या फिर शेल ऑयल का रेवोल्यूशन आ रहा था, और इस शेल ऑयल के एक्सट्रैक्शन के कारण ग्लोबली क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफी ज्यादा गिर रही थी. और ग्लोबली क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो स्लंप आ रहा है, इसको टैकल करने के लिए
फर्दर हमारी शक्तियां बढ़नी चाहिए, ऐसा सोचा गया ओपेक मेंबर्स के द्वारा और अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर एक्सपैंड किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। एक और आपको चीज बता दूं कि ओपेक का जो हेडक्वार्टर है, दिस हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन वियना, ऑस्ट्रिया। साथ ही में बगदाद कॉन्फ्रेंस भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दीज आर द फैक्ट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, राइट। अगर किसी देश को ओपेक का मेंबर बनना है तो उस देश को नेट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल बनना पड़ेगा, और साथ ही में ये जो पहले फाउंडिंग मेंबर्स है, इन फाउंडिंग मेंबर्स का हर एक का परमिशन भी उस कंट्री को लेना पड़ेगा, और साथ ही में बाकी मेंबर कंट्रीज का भी आपको एक वोटिंग वहां पे होगा, तभी जाकर के कोई नया कंट्री ओपेक के अंदर शामिल हो सकता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में हमें पता होनी चाहिए। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, तो ओपेक बेसिकली कंट्रोल्स लार्जर अमाउंट ऑफ ऑयल रिजर्व्स अक्रॉस द ग्लोब। इसके अलावा दोस्तों ओपेक के अलावा भी कुछ कंट्रीज है जो कि ऑयल को प्रोड्यूस करती है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा दुनिया का ऑयल प्रोडक्शन जो है ओपेक या ओपेक प्लस कंट्रीज के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। यहां पे यूएसए है, कनाडा है, हमारे पास भी प्रोडक्शन होता है, बट वी आर नॉट एज सच द नेट एक्सपोर्टर्स, बिकॉज हमारे यहाँ पे 88% रिक्वायरमेंट्स जो हमारी क्रूड ऑयल की है, वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। हमारे भारत में भी प्रोडक्शन होता है, मैं आपके आगे बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे वो प्रोडक्शन होता है, लेकिन इन ओपेक कंट्रीज के अलावा, ओपेक प्लस के अलावा बाकी दो और मेजर प्रोड्यूसर्स है क्रूड ऑयल के, दोज आर यूएसए एंड कनाडा। अब यूएसए, एक दिमाग में सवाल आ रहा होगा इस टाइम पे कि यूएसए क्यों ज्वाइन नहीं किया ओपेक को। तो ओपेक नेशंस में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो जो भी क्रूड ऑयल की प्राइसेस है, दे आर सेट बाय नेशनल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और ऑयल एक्सट्रैक्टिंग कंपनीज। बट यूएसए एक फ्री इकोनॉमी है, तो यूएसए इन प्रिंसिपल्स के साथ बिलीव नहीं करता कि भाई हम जो है फ्री मार्केट में बिलीव करते हैं। ये फिलोसॉफी के ऊपर यूएसए की इकोनॉमी चलती है, एंड दिस इज द प्राइमरी रीजन व्हाई यूएसए हैज नॉट जॉइन्ड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, OPEC. Now let's understand which are the larger producers, top 5 largest producers and top 5 largest consumers across the globe. अगर ये स्टेट्स, हम यहाँ पे कंट्रीज के नाम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, रशिया, कनाडा एंड चाइना, दीज आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रूड ऑयल। अगर हम यहाँ पे आप एक और चीज नोटिस करोगे, प्रोडक्शन और कंजम्पशन, these numbers are for production and this basically is for consumption. तो यूएसए एंड चाइना, दे आर बेसिकली अमंग द टॉप 5 प्रोड्यूसर्स एज वेल एज टॉप 5 कंज्यूमर्स। दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप समझ सकते हो, थोड़ा सा एक लिंकेज लगा सकते हो कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन, प्रोडक्शन वाली जो कंट्रीज है, दे बेसिकली आर रिच कंट्रीज, एंड एट द सेम टाइम जो कंजम्पशन वाली कंट्रीज है, दे आर ईदर डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज और फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। अगर हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, चाइना की बात करें, इंडिया की बात करें, तो दीज 3 कंट्रीज बेसिकली आर मेजर इकोनॉमीज। यूएसए तो सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसके अलावा चाइना सेकेंड लार्जेस्ट, एंड वी आर एस्पायरिंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट, बट एट द मोमेंट वी आर द 4th लार्जेस्ट। तो ये ट्रेंड्स हमें पता होने चाहिए। पर डे अगर हम देखें तो पर डे हमारा कंजम्पशन 5 मिलियन बैरल्स पर डे हमारा कंजम्पशन है। अब ये बैरल्स जो होती है दोस्तों, बैरल्स मतलब 159 लीटर्स, 159 लीटर्स क्रूड ऑयल से बनती है लगभग आपकी एक बैरल, और इस एक बैरल का रेट वहां पे इंटरनेशनल मार्केट में डिटरमाइन होता है अलग अलग फैक्टर्स से। आगे जानने वाले उन फैक्टर्स के बारे में भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इंडिया जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इंडियन डिपेंडेंसी जो है वो 88% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड थ्रू इंपोर्ट्स। कहां कहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं? प्राइमरली अगर हम देखें तो रशिया हैज एमर्ज एज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स फॉर इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। 2022 के बाद दोस्तों, खास करके जो 24 फरवरी 2022 को रशिया यूक्रेन क्राइसिस शुरू हो जाता है, एंड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द क्राइसिस रशिया स्टार्ट्स गिविंग व्हाट इज कॉल्ड एज वॉर डिस्काउंट। वॉर डिस्काउंट वाज अप्रॉक्सिमेटली $20 to $25 पर बैरल। तो लगभग अगर मान लो $70 पर बैरल, अगर ये रेट इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का चल रहा है, तो इससे $20 से $25 पर बैरल का डिस्काउंट रशिया के द्वारा दिया जाता था। अब इतना डिस्काउंट जब दिया जाता है तो वी इंडियंस हैव दिस टेंडेंसी ऑफ बाइंग द चीपर गुड्स एट द डिस्काउंट।
तो हमने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। अब 2022 के पहले रशिया के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी मात्र 1-2% हुआ करती थी। आज वो डिपेंडेंसी 3 साल में बढ़ करके 36% हो गई है। अब इसका क्या कॉस्ट है, क्या बेनिफिट है, मैं आगे आपको एक डायमेंशन पूरा इसके लिए मैंने रखा हुआ है, बट दिस नंबर शैल बी रिमेंबर्ड। इसके अलावा सेकंड लार्जेस्ट अगर हम देखें यहाँ पे सोर्स, तो इट इज बेसिकली इराक, उसके बाद फिर आपका सऊदी अरेबिया, फिर कुछ आपका यूएई से, यूएस से, और फिर बाकी छोटी मोटी कंट्रीज है जैसे अंगोला वगैरह है, कुछ और अफ्रीकन नेशंस है, उनसे भारत के अंदर क्रूड ऑयल आता है। अब इसके अलावा भी भारत के अंदर भी देयर आर सर्टन सोर्सेस जहां पे हम क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि टोटल सारा का सारा प्रोडक्शन जो है हमें बाहर से आता है। इसमें नंबर्स में अगर आप देखोगे तो 4.24 मिलियन बैरल्स पर डे ये हमारा कंजम्पशन, हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है, और कुछ कंजम्पशन 0.6 मिलियन बैरल्स पर डे हम भारत के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। ये दो चीजें देखो, ऑयल प्रोडक्शन भारत के अंदर और ऑयल इंपोर्ट्स, ये दोनों का एक डेटा है। थोड़ा सा पुराना डेटा है 2022 का, लेकिन ज्यादा ट्रेंड्स में फर्क पड़ा नहीं है, बिकॉज अभी भी अगर हम देखें तो लगभग 5 मिलियन बैरल्स पर डे ये हमारा कंजम्पशन का रेट चल ही रहा है, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हु आर द जायंट्स, ऑयल जायंट्स अक्रॉस द ग्लोब। ऑयल जायंट कंपनीज का भी हमें थोड़ा सा ब्यौरा पता होना चाहिए कि कौन सी वो कंट्रीज है जो कि सबसे बड़े एक तरीके से प्रोड्यूसर्स है ऑयल के, क्रूड ऑयल के। तो उसमें टॉप में अगर आप देखोगे तो सऊदी अरामको, जो कि एक सऊदी ग्रुप, यानी कि जो सऊदी अरेबिया में जो नेशनल गवर्नमेंट है वहां पे, ये उस नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड एक कंपनी है जो लार्जेस्ट कंपनी है क्रूड ऑयल की, सऊदी अरामको। एक्सॉन मोबिल यूएस बेस्ड कंपनी है, शेवरॉन यूएस बेस्ड कंपनी है, यूरोशेल कार्ड अगर देखोगे तो यूके बेस्ड कंपनी, एंड पेट्रो चाइना इज ओन्ड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। तो एक थोड़ा सा एक इसका भी पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए। 1.64 दोस्तों ट्रिलियन डॉलर्स का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है सऊदी अरामको का। इतना तो कंट्रीज का जीडीपी भी नहीं होता। तो जस्ट टू नो द एक्सटेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट आर द लोकेशंस, व्हाट आर दोज प्लेसेस जहां पे भारत के अंदर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है। भारत के अंदर देयर आर फ्यू प्लेसेस, अंकलेश्वर है, कलोल, खंबात जो गुजरात के अंदर है। ऑफशोर में बॉम्बे हाई, खंबात, यहाँ पे अरेबियन सी में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में नाहरकटिया, दिग्बोई, ये रीजन्स में आसाम के, यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है। बट दोस्तों याद रखिए कि टोटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसका मात्र 10 to 12% ही हमारे यहाँ पे हमारे खुद के प्रोडक्शन से आता है। तो ये बात भी याद रहनी चाहिए, बिकॉज बाकी सारा डिपेंडेंसी लगभग 88% का डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, इंपोर्ट्स के ऊपर। ये बात तो हमारे जहन में फिट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, अब आते हैं दूसरा सेगमेंट हमारा। दूसरा सेगमेंट इज मिड स्ट्रीम। अब दोस्तों एक बार ही हमने क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद दिस मिड स्ट्रीम कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। ट्रांसपोर्टेशन, जो भी क्रूड ऑयल आपने निकाला, ट्रांसपोर्टेशन विल हैपन थ्रू वेरियस पाइपलाइंस। उसको अलग अलग ऑयल वेल्स या फिर ऑयल टैंक्स में बेसिकली उसको स्टोर किया जाएगा। ऑयल टैंक से थ्रू भी फिर फीडर कुछ पाइपलाइंस होगी जो टर्मिनल्स के ऊपर उस क्रूड ऑयल को लेकर के जाएगी, और टर्मिनल्स के द्वारा फिर जो भी लोकेशन तक आपको क्रूड ऑयल को पहुंचाना है वो लोकेशन तक जाने के लिए अलग अलग रास्तों से लोकेशन तक पहुंच सकती है। शिपिंग रूट्स के थ्रू पहुंच सकती है, वो पहुंच सकती है आपके बाय रोड, और इवन कार्गो कैन ऑल्सो बी सेंड बाय द रेलवेज। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा का पूरा चेन कि ऑयल प्रोडक्शन हुआ, गैदरिंग पाइपलाइंस के बाद ये जो ऑयल बैटरी है, ऑयल बैटरी का मीनिंग है कि यहाँ पे बेसिकली स्टोरेज किया जा रहा है। ये ऑयल टैंक्स होती है, टैंक्स का एक कॉन्ग्लोमरेशन, ज्यादा नंबर ऑफ टैंक्स, इसको हम बोलते हैं ऑयल बैटरी। इसके बाद फीडर पाइपलाइंस के बाद फिर बड़े स्टोरेज पॉइंट जो भी आपके टर्मिनल्स वगैरह के ऊपर होते हैं, और टर्मिनल्स के ऊपर ये पाइपलाइन के थ्रू आप भेज दोगे, और उसके बाद फिर रिफाइनरीज के पास में या फिर ऑयल टैंकर्स के थ्रू, रेल के थ्रू अल्टीमेट एंड डेस्टिनेशन तक चीजें पहुंच जाएगी। अब दोस्तों भारत में तो चीजें ज्यादा प्रोड्यूस होती नहीं है। जब बाहर से ये सारी चीजें हमारे पास में आ रही है तो प्राइमरीली ऑयल टैंकर जो शिपिंग रूट्स है, उन शिपिंग रूट्स के थ्रू हमारे पास ये चीजें पहुंचती है। तो रेड सी के थ्रू कुछ कार्गो हमारा आता है, कुछ गल्फ ऑफ आपका ओमान वगैरह के थ्रू आता है, कुछ कार्गो हमारा बे ऑफ बंगाल के थ्रू आता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमें एग्जैक्टली मालूम होनी चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेजर क्रूड ऑयल सी रूट्स अक्रॉस द ग्लोब।
अब यहाँ पे ना सिर्फ इकोनॉमी बट आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी का नॉलेज भी इस सेगमेंट में मिल जाएगा। खास करके अगर आप देखोगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बेसिकली आपके पर्शियन गल्फ में मौजूद है, ये पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को एक कनेक्ट करने वाला जो एक स्ट्रेट है, दिस स्ट्रेट्स दोस्तों आर बेसिकली द चोक पॉइंट्स। अगर इन स्ट्रेट्स का कंट्रोल किसी रोग नेशंस के हाथ में या फिर किसी नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में चला गया तो इस कारण से ग्लोबली बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ सकती है। क्रूड ऑयल प्राइसेस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट और नतीजा उसका ये हो सकता है कि कंज्यूमर्स के लिए भी बड़ा हानिकारक ये बेसिकली साबित हो सकता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब एल मंडेब, सुएज कैनाल, दानिश स्ट्रेट्स में जहां पे बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को कनेक्शन हो रहा है, यहाँ पे आपका अरेबियन सी और रेड सी को कनेक्ट करने वाला जो ये बाब एल मंडेब है, पनामा कैनाल जो बेसिकली अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाली कैनाल है। तो दीज आर द मेजर चोक पॉइंट्स। जैसे मैंने कहा यहां पे कोई भी डिसरप्शन इज डायरेक्टली गोइंग टू इंपैक्ट द क्रूड ऑयल प्राइसेस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड सेगमेंट ऑफ आवर सप्लाई चेन, दैट इज डाउनस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम में जब ये पूरा आपका एक्सट्रैक्शन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, स्टोरेज हुआ, अब आपका ये क्रूड ऑयल जो है रिफाइनरी तक आ चुका है। रिफाइनरी में देयर आर फर्नेसेस, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है और अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट्स वहां पे दोस्तों बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में यहाँ पे डीजल शामिल है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, एलपीजी हो गया, ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो रिफाइनरी के अंदर बनाए जाते हैं अलग अलग टेम्परेचर्स के ऊपर, जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे आपका ये हो गया पेट्रोल या फिर जिसको पॉपुलरली गैसोलीन बोला जाता है, यहाँ पे आपका हो गया डीजल, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर डीजल के लिए लगेगा, यहाँ पे रोड वगैरह में मेटलर्जिकल एक्टिविटीज में यूज होने वाला विटामिन, यहाँ पे लास्ट मतलब 450 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के बाद क्रूड ऑयल को विटामिन हमें मिलेगा। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द रिफाइनरीज। अब एक बार रिफाइनरीज में सारी चीजें प्रोड्यूस होती है, उसके बाद भी फिर सप्लाई चेन रुकती कहाँ है? इसके बाद हमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का सहारा लेना पड़ता है, जिनके थ्रू हमारा मान लो कि पेट्रोल और डीजल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल और डीजल हमारे पेट्रोल पंप्स तक पहुंचता है। भारत के अंदर दोस्तों लगभग 90,000 पेट्रोल पंप्स मौजूद है और इस 90,000 पेट्रोल पंप तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बीपीसीएल, एचपीसीएल, जो भारत सरकार के पीएसयूज है, इनके द्वारा ये जो भी प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स हमारे पेट्रोल पंप्स तक पहुंचाए जाते हैं। कुछ जगह पे पाइपलाइंस वगैरह भी इस्टेब्लिश की जा चुकी है। ठीक है, उसका मैप आपको मैं दिखा देता हूं कि क्या क्या कहां पे पाइपलाइंस वगैरह है। उसके पहले थोड़ा सा एक बार रिफाइनरीज के ऊपर नजर मार देते कि कहां पे भारत के अंदर रिफाइनरीज मौजूद है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट रिफाइनरीज में आपको बता देता हूँ। पारादीप रिफाइनरी जो ओडिशा के अंदर है, अपनी कोची की रिफाइनरी, मैंगलुरु की रिफाइनरी, जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी, वाडिनार में नायरा एनर्जी की रिफाइनरी। दीज आर सम ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरीज प्रेजेंट इन इंडिया। भारत के अंदर लगभग 250 मिलियन मेट्रिक टन क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने की भारत के अंदर कैपेसिटी है। इंडिया हैज 4th लार्जेस्ट रिफाइनिंग कैपेसिटी अक्रॉस द ग्लोब। सो ये एक बड़ा उपलब्धि है और इस उपलब्धि के कारण हमारे ऊपर काफी सारे नेशंस जो है वो क्रूड ऑयल के रिफाइनिंग के लिए डिपेंडेंट होते हैं। खास करके साउथ एशियन कंट्रीज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे बांग्लादेश की, नेपाल की, भूटान की, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर देयर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो रिफाइनरीज से हमारे उनको मिलते हैं। तो ये सारी चीजें, ये टॉप 5 रिफाइनरीज आपको मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाई है। यहाँ पे मैप में मार्क भी है, जामनगर हो गया, वाडिनार हो गया, ब्रैकेट में मैंने कौन इसको ओन कर रहा है उसके बारे में भी बताया हुआ है। सो जस्ट रिमेंबर दीज रिफाइनरीज। अब ये रिफाइनरीज में जो भी हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकाले, उसके बाद आपको अलग अलग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का सहारा लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ट्रांसफर दोज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू एंड कंज्यूमर्स। अब उसके ऊपर थोड़ा सा एक नजर मार लेते हैं कि क्या, कैसे, कहां पे ये पाइपलाइंस बेसिकली बनी हुई है। जो रेड में दिख रही है दोस्तों वो प्रोडक्ट पाइपलाइन है। अलग अलग प्रोडक्ट्स, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हम भेजते हैं उसके लिए वो पाइपलाइन है। यहाँ पे अपने इंटरेस्ट की एक चीज है विच इज ब्लू में जो यहाँ पे दिख रही है, क्रूड ऑयल की पाइपलाइन। जो क्रूड ऑयल रिफाइनरीज में प्रोड्यूस हो रहा है वो देश में फिर अलग अलग जगह पे पहुंचाना पड़ता है, बिकॉज क्रूड ऑयल रिफाइनरीज का लोकेशन देश में हर जगह पे मौजूद नहीं है। अब वहां से अलग अलग देश के पार्ट्स में आपको चीजें पहुंचानी है और वो अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग टास्क है।
तो ये चैलेंजिंग टास्क को पूरा करने का जिम्मा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का। तो देखिए यहाँ पे जैसे कांडला के थ्रू जो पूरा का पूरा ये ऑयल पाइपलाइन जा रहा है हमारे दिल्ली तक आकर के ये रुक रहा है। तो दिस कांडला से लेकर के पूरा ये ऑयल, क्रूड ऑयल का पाइपलाइन, फिर दिल्ली से पानीपत का एक, पानीपत में क्योंकि एक रिफाइनरी है, पानीपत मथुरा में भी रिफाइनरी है, तो वहां से बेसिकली हमारे पास दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मात्रा में ऑयल, क्रूड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन होगा, तो यहाँ पे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ट्रांसफर किए जाएंगे। आते हैं आगे, समझते हैं अब कि क्या फैक्टर्स है या फिर कौन वो बेंचमार्क्स है, कौन से वो बेंचमार्क्स है जो ग्लोबली क्रूड ऑयल की प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं। Now, in first dimension, we have understood the whole supply chain. And this is the second dimension where we'll understand in detail how crude oil prices are set, who sets them. तो दोस्तों there are two benchmarks. One is Western Texas Intermediate और दूसरा है Brent. अब ये दो क्या है? बेंचमार्क्स है। बेंचमार्क्स मतलब इनके बेसिस के ऊपर ग्लोबली क्रूड ऑयल प्राइसेस डिटरमाइन की जाएगी। अब ये जो वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट है, इट इज यूएस बेस्ड बेंचमार्क एंड दिस ब्रेंट इज बेसिकली यूके बेस्ड बेंचमार्क। ठीक है, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे ब्रेंट क्रूड ऑयल जिसको हम बोलते हैं या फिर वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल जिसको हम बोलते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे दोनों अगर हम देखें तो ये लाइट है, साथ ही में सल्फर कंटेंट इसके अंदर लो है। ठीक है, तो सल्फर कंटेंट लो होने के कारण क्या है कि रिफाइनरीज में इसको हीट करना कहिए या फिर रिफाइनरीज में काफी कॉस्ट की बचत हो जाती है। तो अगर सल्फर कंटेंट ज्यादा है तो दिक्कतें रिफाइनरीज को वहां पे फेस करनी पड़ सकती है। तो आप यहाँ पे हिसाब लगा सकते हैं कि कौन सा क्रूड ऑयल ज्यादा महंगा होगा और कौन सा क्रूड ऑयल ज्यादा सस्ता होगा। जहां पे सल्फर कंटेंट ज्यादा है वो क्रूड ऑयल ऑटोमेटिकली सस्ता होगा। मतलब क्या कि अगर मान लो ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो उसकी प्राइसेस लेट्स से $70 पर बैरल इस रेट पे ट्रेड हो रही है, और अगर लेट्स से क्रूड ऑयल जो है हमारे कुवैत में प्रोड्यूस हो रहा है, उसने ब्रेंट बेंचमार्क के बेसिस के ऊपर अपने क्रूड ऑयल को प्राइस करना है, लेकिन उसमें देखना पड़ेगा कि वेदर और नॉट कुवैत का क्रूड ऑयल हैव द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू ब्रेंट, वेदर इट इज सुपीरियर टू ब्रेंट क्रूड ऑयल इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और इज इट इंफीरियर। तो ये दो चीजें दोस्तों यहां पे देखनी पड़ेगी। अगर इंफीरियर है तो फिर डिस्काउंट पे आपको सेल करना पड़ेगा, और अगर सुपेरियर है तो आप 70 के ऊपर कुछ प्रीमियम वहां पे चार्ज कर लोगे। तो इस तरीके से क्रूड ऑयल की प्राइसेस सेट होती है। यूपीएससी सीएसई में वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट के ऊपर एक सिंपल क्वेश्चन वहां पे यूपीएससी ने पूछा था कि ये क्या टर्म है। तो वैसा ही ये ब्रेंट भी टर्म याद रखिए, और ब्रेंट और वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट ये मेजर इंडिकेटर्स है, मेजर बेंचमार्क्स है जिसके ऊपर ग्लोबली क्रूड ऑयल प्राइसेस डिटरमाइन की जाती है। कैसे डिटरमाइन होती है उसका भी मैंने आपको एक नमूना पेश किया। अब ये WTI और ब्रेंट ये क्या क्या इंडिकेटर्स देखते हैं ये सारी प्राइसेस सेट करने के लिए। तो यहां पे मेनली देखो दोस्तों, जो हमारे कमोडिटीज मार्केट्स होते हैं वहां पे फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है। जो प्राइस डिस्कवरी है, जैसे ये जो प्राइस मैंने यहां पे बता दी कि ब्रेंट क्रूड ऑयल लेट्स से इज ट्रेडिंग एट $70 पर बैरल, ये प्राइस असल में कहां से डिटरमाइन हुई? तो ये डिटरमाइन होती है, इसकी डिस्कवरी प्राइस की होती है हमें जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, खास करके कमोडिटी एक्सचेंजेस, वहां पे जैसे एक इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज है लंदन में, वहां पे ये ब्रेंट क्रूड ऑयल बेसिकली इसके फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर्स बेसिकली क्या है? फ्यूचर्स आर बेसिकली डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जहां पे आप आज लेट्स से एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, खरीद रहे हो कि मैं एक फ्यूचर डेट के ऊपर इतने इतने रुपए में या फिर इतने इतने डॉलर में इतना इतना क्वांटिटी ऑफ ऑयल खरीदूंगा। अगर आपने बोला कि मैं 1000 बैरल्स क्रूड ऑयल आने वाले टाइम में फ्यूचर में एक महीने के बाद लेट्स से $75 पर बैरल में खरीद लूंगा। तो ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि फ्यूचर में क्रूड ऑयल की प्राइसेस $80 पर बैरल चली जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं 75 में लेने के लिए इसको रेडी हूं। अब जो भी करंट प्राइसेस है और फ्यूचर प्राइसेस है, अगर इसमें लेट्स से गैप हमें समझ में आ रहा है कि जो आपकी करंट प्राइसेस मतलब जो स्पॉट मार्केट प्राइसेस को बोलते हैं हम स्पॉट प्राइसेस, और जो आपकी फ्यूचर्स की प्राइसेस है, अगर आपको लग रहा है कि प्राइसेस बढ़ने वाली है क्रूड ऑयल की, अभी प्रेजेंटली स्पॉट प्राइसेस लेट्स से $70 पर बैरल है। स्पॉट प्राइसेस मतलब दोस्तों जहां पे फिजिकल एक्सचेंज हो रहा है क्रूड ऑयल का। मैं अगर क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर रहा हूं, आपको बेच रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भैया मैंने प्रोड्यूस करा है, ये लो $70 पर बैरल में, और आप खरीद रहे हो, तो ये हो गई स्पॉट मार्केट की प्राइसेस।
इसी के बेसिस के ऊपर फ्यूचर प्राइस डिटरमाइन होगी कि आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें कैसे कैसे बदलेगी। मेन तो इंडिकेटर यही होगा डिटरमाइन करने के लिए, या तो बढ़ जाएगी तो फ्यूचर्स में लोग बोलेंगे कि भैया हम महंगा खरीदने के लिए रेडी है आने वाले टाइम में, और अगर लोगों को लग रहा है कि कम हो जाएगी प्राइसेस, स्लंप होने वाला है, तो लोग जो है बोलेंगे कि भाई हम तो आने वाले टाइम में $60 ही देंगे पर बैरल। अब इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आने वाले टाइम में प्राइसेस गिरेगी या आने वाले टाइम में प्राइसेस बढ़ेगी, ये अपने अपने अंदाजों के ऊपर, अपने अपने नॉलेज के ऊपर डिटरमाइन होता है। कुछ उसके भी फैक्टर्स है, मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं कि क्या वो फैक्टर्स है जो क्रूड ऑयल प्राइसेस को ड्राइव करते हैं। यहां तक बात क्लियर रहे, ठीक है। अब इसमें जो गैप होता है दोस्तों, ये स्पॉट प्राइसेस और अगर फ्यूचर प्राइसेस अगर मोर है, ज्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टेंगो। दो टर्म्स बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। कॉन्टेंगो, अगर फ्यूचर प्राइसेस आर प्राइस्ड मोर देन द स्पॉट प्राइसेस, अगर फ्यूचर प्राइसेस जो है वो दे आर प्राइस्ड लोअर देन द स्पॉट प्राइसेस, ये जो गैप है इसको हम दोस्तों बोलते हैं बैकवर्डेशन। मैंने दोनों ग्राफ क्लियर कट मेंशन किए हुए, आई विल जस्ट शो यू दोस टू ग्राफ्स। यहां पे आप देख सकते हो स्पॉट प्राइसेस एक लेवल पे चल रही है, एंड देन दिस गैप बिटवीन द स्पॉट प्राइसेस एंड फ्यूचर प्राइसेस अपवर्ड टिक अगर है तो कॉन्टेंगो। अगर स्पॉट प्राइसेस अभी चल रही है और आने वाले टाइम में आपको लगता है कि प्राइसेस गिरने वाली है, तो दिस गैप इज बेसिकली कॉल्ड एज बैकवर्डेशन। रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ब्रेंट एंड WTI। सिंपल सा डिफरेंस है, मैंने बताया आपको। WTI जो है वो यूएस बेस्ड इंडिकेटर है, और ये यूएस में जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल की प्राइसेस है उनके लिए ये बेंचमार्क होता है, वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट। जो ग्लोबल क्रूड ऑयल की प्राइसेस है उसमें 75% मार्केट्स में ब्रेंट को बेंचमार्क यूज किया जाता है, ये बात आप याद रखिए। अब दोस्तों यहां पे एक और इंटरेस्टिंग मैं बात बताता हूं आपको, सोर ग्रेड क्रूड ऑयल और स्वीट ग्रेड क्रूड ऑयल। सोर ग्रेड क्रूड ऑयल मतलब जहां पे सल्फर कंटेंट ज्यादा है, और स्वीट ग्रेड क्रूड ऑयल मतलब जहां पे सल्फर कंटेंट कम है। तो दीज आर द टू क्लियर कट डिस्टिंक्शंस। बड़ा सिंपल सवाल वहां पे कहीं पे भी किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन में हमें पूछा जा सकता है कि भाई ये सौर और स्वीट में फर्क क्या है, तो बड़ा सिंपली आप इसका फर्क याद रख लीजिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर डायमेंशन एंड लेट्स डिस्कस नाउ व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस। प्राइमरली देखो, सबसे महत्वपूर्ण ड्राइवर होता है कि आने वाले टाइम में ग्लोबल इकोनॉमी में क्या कुछ ट्रेंड्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक अगर इस प्रकार का दिया जा रहा है जैसे IMF के द्वारा या वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि भैया अभी प्रेजेंटली ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है 3% है, लेकिन आने वाले टाइम में इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो एट 5%। नाउ लेट्स से दिस इज द एस्टिमेट। नाउ बेस्ड ऑन दिस एस्टिमेट पीपल विल बिलीव कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी बढ़ने वाली है तो इस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए what is needed is economic activities, and believe it or not friends, हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑयल प्राइसेस। ऑयल हर एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, फ्यूल, क्योंकि ये बिना एनर्जी के इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिना आप इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे ही कर सकते हो। तो अगर ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है, ऐसा फोरकास्ट है, तो देन पीपल मे फील बुलिश अबाउट ऑयल प्राइसेस। ऑयल प्राइसेस मे गो अप इन नियर फ्यूचर, बट इफ लेट्स से थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड्स मार्केट में दिख रहा है जहां पे ये एस्टिमेट लगाए जा रहे थे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन की टेंडेंसीज आने वाली है, स्लगिश टेंडेंसीज आने वाली है, रिसेशन आने वाला है, तो ऐसे में ऑयल प्राइसेस मे गो डाउन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, ड्राइविंग फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अब देखो पॉलिटिक्स जो है डोमेस्टिक कंट्रीज, खास करके वो कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, उनका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स किस प्रकार से चल रहा है। वहां पे रेजिम चेंज अगर हो गया और वहां पे मान लो कि कोई जेनजी जैसा प्रोटेस्ट हो गया और सरकार गिरा दी, वहां पे जेनजी रूल करने लग गए, उन्होंने कंट्रोल ले लिया ऑयल वेल्स का, जैसे नेपाल में जैसे एक हादसा अभी रिसेंटली हुआ। अगर कुछ इस प्रकार की घटनाएं किसी कंट्री के अंदर होती है तो इट इज गोइंग टू इंपैक्ट द होल सप्लाई चेन ऑफ ऑयल। और दोस्तों याद रखिए कि सप्लाई चेन जो हमने डिटेल में पढ़ी, यहां पे एक एक नोड के ऊपर जहां पे भी कुछ भी डिसरप्शन होगा, इट इज गोइंग टू इंपैक्ट द ऑयल प्राइसेस। जितना रोबस्ट सप्लाई चेन और वैल्यू चेन होगी, उतना ही स्टेबिलिटी हमें ऑयल के प्राइसेस में देखने को मिलेगी। तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो ये ईरान इराक वॉर जो 1980 में ये गल्फ वॉर चला दोस्तों, इसी के कारण भारत के अंदर 1991 में
हमें बीओपी क्राइसिस का सामना करना पड़ा। तो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इज ऑल्सो ड्राइवर और की इंग्रेडिएंट ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस। थर्ड इज सप्लाई। जो भी क्रूड ऑयल का सप्लाई है, वो सप्लाई में कुछ डिसरप्शन, जैसे अभी मैंने बोला आपको कि ओपेक कंट्रीज अगर कल को जाकर के डिसाइड करती है कि भाई हम जो है अपना प्रोडक्शन को स्लैश करने वाले, कम करने वाले, बिकॉज ये कार्टल है, इंटरनेशनल कार्टल है। अगर ये कार्टल ने डिसाइड कर लिया कि हम आज एक लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं बिकॉज हमें यहाँ पे फायदा नहीं हो रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस गिर रही है, तो हम प्रोडक्शन को कट करेंगे इन ऑर्डर टू रेज बेसिकली द प्राइसेस। अब जो डिमांड है दोस्तों क्रूड ऑयल की, ये डिमांड तो एक प्रकार से थोड़ा इनएलास्टिक टाइप की डिमांड है। इकोनॉमी में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हर एक कंट्री चाहती है, एस्पायरिंग कंट्री है, बढ़ती जा रही है। हमारे भारत में अगर हम बात करें तो वी आर हैविंग ड्रीम्स ऑफ हैविंग $7 ट्रिलियन इकोनॉमी, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। अगर इस प्रकार की ग्रोथ हमें चाहिए तो ऑयल इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर सच एन इकोनॉमिक ग्रोथ। और अगर इन लोगों ने कुछ वहां पे सप्लाई में डिसरप्शन वगैरह कर दिया, ओपेक कोटाज वगैरह कुछ रिड्यूस वगैरह कर दिया, तो इट इज गोइंग टू नेगेटिवली इंपैक्ट द ऑयल प्राइसेस, या फिर हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें समझ में आ सकता है। नेक्स्ट इज अनप्लान्ड आउटेजेस। अनप्लान्ड आउटेजेस अगेन बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और सर्टन कूज वगैरह या फिर कुछ पॉलिटिकल अनरेस्ट वगैरह के कारण ऐसे अनप्लान्ड आउटेजेस भी हो सकते हैं which have the potential to disrupt the supply. लॉजिस्टिक्स एंड फ्रेट। लॉजिस्टिक्स एंड फ्रेट में जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले याद रखी है कि जो अलग अलग स्ट्रेट्स बताए थे, चोक पॉइंट्स बताए थे, अगर वो चोक पॉइंट्स, ग्लोबल चोक पॉइंट्स को कंट्रोल नॉन स्टेट एक्टर्स में के पास में चला जाता है, या फिर वहां पे एक वॉर जैसी सिचुएशन उपलब्ध हो जाती है, तो ऐसे कारण से लॉजिस्टिकल और फ्रेट कॉस्ट दोस्तों बढ़ जाती है। क्योंकि अगर शिपिंग एक जगह से लोकेशन से दूसरी जगह पे हो रही है, अब ये शिपिंग जो भी कार्गो होता है उस कार्गो को इंश्योरेंस निकाला जाता है, और अगर इंश्योरेंस लेट्स से 30 टाइम पे आप कार्गो मूव कर रहे हो तो शायद हो सकता है कि ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पे ना करना पड़े। लेकिन अगर आप कार्गो एक ऐसे टाइम पे मतलब मूव कर रहे हो जब उस रीजन में अनसर्टेनिटीज है या फिर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है, वॉर वगैरह चल रही है, तो ऐसे में वहां पे इंश्योरेंस कंपनीज विल चार्ज यू मोर प्रीमियम्स एंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज द लॉजिस्टिकल एंड फ्रेट कॉस्ट। लॉजिस्टिकल एंड फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, इट इज गोइंग टू रेज द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अगर रिफाइनरीज को महंगा मिलेगा तो नतीजा उसका दोस्तों हमारे ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि हमें जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे करनी पड़ेगी वो ज्यादा मात्रा में पे करनी पड़ेगी। लास्टली द फाइनेंशियल एंड मैक्रो वेरिएबल्स, जैसे कि हमारा जो डॉलर के साथ एक्सचेंज रेट होता है, डॉलर और रुपये का जो बायलैटरल एक्सचेंज रेट है, दिस एक्सचेंज रेट ऑल्सो हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हाउ चीपर और कॉस्टलियर क्रूड ऑयल प्राइसेस आर गोइंग टू बी फॉर इंडियन इकोनॉमी। अगर रुपये का डिप्रिसिएशन हो रहा है कंपेयर टू डॉलर, ऐसे में वी विल गेट कॉस्टलियर क्रूड ऑयल फ्रॉम अदर नेशंस। लेकिन अगर रुपये का एप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब रुपया का वैल्यू इज गेटिंग एप्रिशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, तो हमारे इंपोर्ट्स जो दोस्तों वो चीपर हो जाएंगे, सस्ते इंपोर्ट्स हो जाएंगे, और उस कारण से हमारा इंपोर्ट बिल भी दोस्तों कम हो सकता है। अब इंपोर्ट बिल की बात कर लिए तो एक डेटा आपको मैं बता देता हूं। इंपोर्ट बिल भारत का लगभग $132 बिलियन है, केवल क्रूड ऑयल पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं, इसका इंपोर्ट बिल मैं बता रहा हूं आपको 2023-24 के लिए $132 बिलियन। 2022-23 में दोस्तों यही बिल $157 बिलियन हुआ करता था। ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज इसी डेटा के ऊपर मैं एक डायमेंशन पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। रशिया से जो हमने सस्ता क्रूड ऑयल खरीदा उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में वो डेटा काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का डायमेंशन समझते हैं। वही डायमेंशन जो एक मेजर डायमेंशन आज की डेट में जिसके ऊपर एक डिबेट, वाइड स्प्रेड डिबेट इंडियन सोसाइटी में हमें देखने को मिल रही है कि व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ बाइंग रशियन ऑयल। 2022 में दोस्तों 24 फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद में रशिया स्टार्ट सेलिंग दिस चीपर क्रूड ऑयल टू इंडिया एट अ वॉर डिस्काउंट, जिसकी हमने ऑलरेडी बात करी हुई है। अब भारत ने जो ये क्रूड ऑयल खरीदा, इसके बारे में हमने समझा है कि 1-2% से 36% डिपेंडेंसी आज क्रूड ऑयल के लिए हमारी रशिया के ऊपर हो चुकी है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में कि हम रशिया से ज्यादा क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, तो हमारे ऊपर कुछ एलिगेशंस यूएस और उसके अलाइज के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि इंडिया इज फंडिंग द रशिया यूक्रेन वॉर बाय बाइंग द चीपर क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया।
अब ये जो भी नैरेटिव्स भारत के खिलाफ फैलाए जा रहे हैं, इसका देयर इज डेफिनेटली ए कॉस्ट ऑफ बाइंग दैट चीपर ऑयल, बट कुछ बेनिफिट्स भी दोस्तों इसके हुए हैं। मैं पहले आपको कुछ बेनिफिट्स बता देता हूं, उसके बाद हम कॉस्ट के ऊपर आते हैं। सबसे पहला बेनिफिट यहां पे समझिए कि ये सरकार का कहना है कि अगर हम रशिया से चीपर क्रूड ऑयल नहीं खरीदते तो जो कमोडिटी प्राइसेस, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कमोडिटी प्राइसेस है, वो प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाती, वो इतनी बढ़ जाती कि इस प्राइसेस बढ़ने के कारण ओवरऑल जो भारत के अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइन का जो इन्फ्लेशन, जिसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं भारत के अंदर, जो महंगाई का एक सूचकांक है, इंडेक्स है, ये एक प्रकार से स्काई रॉकेट हो जाती। शायद हो सकता है कि डबल डिजिट में हमारा इन्फ्लेशन चला जाता। संभावनाएं भारत सरकार की द्वारा बताई जा रही है अगर हम क्रूड ऑयल रशिया से नहीं खरीदते तो सरकार का ये कहना है कि बाय बाइंग चीपर क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया वी हैव एंश्योर्ड व्हाट इज कॉल्ड एज नंबर 1 नेशनल सिक्योरिटी। भाई नेशनल सिक्योरिटी कैसे लिंक्ड है यहां पे? बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद दोस्तों एनर्जी सिक्योरिटी। तो रशिया से चीपर क्रूड ऑयल खरीद करके हमने अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए एनर्जी सिक्योरिटी एंश्योर करी। साथ ही में वी हैव अचीव्ड व्हाट इज कॉल्ड एज प्राइस स्टेबिलिटी, क्योंकि प्राइसेस को स्टेबिलाइज रखा। अगर नहीं खरीदते तो बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट हो जाती, ये अनुमान बेसिकली सरकार का है। और साथ ही में इस कारण से हमने जो इरोजन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स हो सकता था, उस इरोजन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स को दोस्तों रोक दिया या कम कर दिया। आज की डेट में भारत के अंदर लगभग $700 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स भारत में मौजूद है, जो आरबीआई के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमें दोस्तों इसलिए लगते हैं कि जब हम दूसरे कंट्री से कुछ इंपोर्ट करते हैं तो वो इंपोर्ट्स के लिए हमें डॉलर में या फिर फॉरेन करेंसी में पैसा देना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे कंट्री के पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होना जरूरी है, हेल्दी लेवल उसका होना जरूरी है। अगर ज्यादा क्रूड ऑयल महंगा होता जाएगा, उसी तेजी से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स कम होते जाएंगे। जैसे बीओपी क्राइसिस याद कीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 1991 में जो बीओपी क्राइसिस आया, इस कारण से हम बीओपी क्राइसिस फेस किए कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स काफी कम हो गए थे। मात्र 14-15 दिन का इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बचे हुए थे। आज फॉरेक्स रिजर्व्स इतने हैं कि हम 12 महीने तक चीजें आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। ये बचाव किया हमने बाय बाइंग द चीपर क्रूड ऑयल। तो ये बेनिफिट्स मैक्रो लेवल के ऊपर और माइक्रो लेवल के ऊपर बेसिकली कंज्यूमर्स के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी हुए, ये सरकार का कहना है। बट अभी एक डिबेट जो चल रही है कि इसका नुकसान क्या है, व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ बाइंग चीपर क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। तो सबसे पहले कॉस्ट देखिए यहां पे क्या है कि जो सैंक्शंस का एक्सपोजर है भारत का, वो काफी हद तक बढ़ चुका है। जो यूएस के द्वारा 25% एक्स्ट्रा सैंक्शन जो लगाए गए, एक्स्ट्रा सैंक्शंस क्यों लगाए गए? बिकॉज यूएस इज ब्लेमिंग अस फॉर फाइनेंसिंग द रशिया यूक्रेन वॉर। तो जो एक्स्ट्रा सैंक्शंस है वो एक तो सबसे पहले इमीडिएटली हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को इंपैक्ट करेंगे, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को इंपैक्ट करेंगे, और यहां पे लोग जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं दोस्तों, उनको बेरोजगारी भी फेस करनी पड़ सकती है। अलग अलग अनुमानों की अगर माने, अलग अलग रिपोर्ट्स की माने, तो सैंक्शंस के कारण जो आज रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदने के कारण जो यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं, इसका नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर लगभग $37 बिलियन का होगा। जबकि हमने जो सस्ता क्रूड ऑयल रशिया से खरीदा, इसका फायदा दोस्तों हमें लगभग $17 बिलियन का हुआ। याद कीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक डेटा बताया था, उसी टाइम पे मैंने आपको बोला था कि इस डेटा को जरूर याद रखिएगा। ये वाला डेटा 15 बिलियन यहां पे दिख रहा है आपको। तो ओवरऑल ऐसे अलग अलग एस्टिमेट्स है, अलग अलग रिपोर्ट्स के अलग अलग एस्टिमेट्स है। तो ये माना जा रहा है कि लगभग हमने $17 बिलियन जो है वो बचाए हैं बाय बाइंग द चीपर क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए, अगर हम ये कंटिन्यू करेंगे रशिया से ऑयल खरीदना, तो सैंक्शंस, सेकेंडरी सैंक्शंस की भी धमकी हमें दी जा रही है। और ये सेकेंडरी सैंक्शंस मतलब क्या हो जाएगा कि जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, जो वेस्टर्न लेड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, वो पूरा का पूरा आज की डेट में यूएसए के द्वारा कंट्रोल्ड है। अलग अलग बैंक के हैं, ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज, आपको उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज, शिपिंग कंपनीज, इनका
अगर हमारे लिए एक्सेस बंद कर दिया गया तो बेसिकली हमारे इकोनॉमी के ऊपर काफी नुकसान इसका हो सकता है। बट ये बातें तब की है जब सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। होपफुली इंडिया विल नेगोशिएट एंड नेगोशिएट अ बेटर डील विद यूएसए एंड विल नॉट देयर विल बी नो सिचुएशन एज सच ऑफ secondary sanctions. Now let's understand other points basically of buying the cheaper Russian oil. शिपिंग एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, जो थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने के कारण ये जो शिपिंग और इंश्योरेंस प्रीमियम से ये बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो जो वेसल्स या शिपमेंट्स जो ग्लोबल ट्रेड में शामिल है, वो ग्लोबल ट्रेड वाली जो मेजर शिपमेंट कंपनीज है, वो कंपनीज रशिया का या क्रूड ऑयल हमारे तक नहीं पहुंचाएगी बिकॉज सैंक्शंस लगाए गए हैं। अब थोड़ी दिन पहले की बात करें तो मुंद्रा पोर्ट के ऊपर जो अदानी पोर्ट है, अदानी पोर्ट ने मना कर दिया कि हम जो है रशियन ओरिजिन की वेसल्स को यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। कुछ वेसल्स को वापस वहां पे भेजा गया। तो दीज आर बेसिकली दोस्तों कॉस्ट्स ऑफ बाइंग द रशियन ऑयल। उसके बाद पेमेंट फ्रिक्शंस, जो रशिया के साथ में हमने रूपी ट्रेड करने की बात करी थी कि भाई रूपी में हम पेमेंट्स करेंगे, तो रशिया डू नॉट वांट्स टू स्टैक अप दी रूपी, क्योंकि रशिया बोलता है कि भाई रूपी का मैं क्या करूं तुम्हारे। तो रशिया ने बोला कि आप या तो मुझे युआन में पेमेंट करो, रेनमिनबी या युआन जो चाइनीज करेंसी है उसमें पेमेंट करो, लेकिन वी आर नॉट कंफर्टेबल इन यूजिंग चाइनीज करेंसी फॉर बेसिकली और इंटरनेशनल ट्रेड। तो फिर एक बात हुई कि दिरहम में पेमेंट करो, तो दिरहम में पेमेंट करने में भी देयर आर वेरियस कॉम्प्लेक्सिटीज, फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व। तो इसके कारण भी कंप्लायंस कॉस्ट जो है दोस्तों फिर बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ डूइंग ट्रेड जो है वो बढ़ जाती है। डिस्काउंट्स जो है उराल मतलब बेसिकली क्या है, देखो जैसे ब्रेंट और वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट हमने पढ़ा था, वैसे रशिया का ये प्राइसेस है। रशिया जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं हम उराल प्राइसेस। तो इसका जो डिस्काउंट था, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि लगभग $20 से $25 का डिस्काउंट अब गिर करके दोस्तों हो चुका है मात्र $2 से $3 का। 2022 में जब ये सस्ता मिल रहा था तब तो हमें मजा आ रहा था, लेकिन अब ये काफी कम हो चुका है। तो क्यों अभी भी हम फिर रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं? अगर सरकार का ये कहना था कि हमें वहां से सस्ता मिल रहा है इसलिए हम खरीद रहे हैं, तो अब तो ये सस्ता नहीं है ज्यादा, $2 और $3 का बस डिस्काउंट मिल रहा है, तो फिर भी हम क्यों खरीद रहे हैं? वो इसलिए कि इमीडिएटली दोस्तों हम डिपेंडेंसी पूरी की पूरी खत्म नहीं कर सकते। 36% डिपेंडेंसी हो चुकी है। अगर इसको कम करना भी है तो ग्रेडेड मैनर में ही कम करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल लीड टू ह्यूज अमाउंट ऑफ डिसरप्शंस। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्ट मार्केट रिस्क्स फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। यहां पे दोस्तों याद रखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको बता देता हूं कि जो रशिया से हमने क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, जो खास करके हमारे नयारा एनर्जी और रिलायंस इंडिया लिमिटेड के जो गुजरात के अंदर रिफाइनरीज है, उनके द्वारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाए गए, खास करके हाई स्पीड डीजल है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, ये हाई स्पीड डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल गया यूरोप में, इनफैक्ट यूक्रेन में भी गया। ये बाद में बातें समझ में आती है कि ये जो हम यूरोप में और यूक्रेन में जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन ये रशिया से होते हुए इंडिया गया है और इंडिया से रिफाइन होकर के हमारे पास आया है। तो एक प्रकार से जो सैंक्शंस यूरोप ने लगाए थे रशिया के ऊपर, वो एक प्रकार से डाइवर्ट या फिर उसको बाईपास करने का एक तरीका बेसिकली ढूंढ लिया गया। तो यूरोप ने भी डिसीजन लिया है कि ऐसे एक्सपोर्ट मार्केट जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, जो रशिया से सोर्स्ड है क्रूड ऑयल, वो सारे एक्सपोर्ट के ऊपर हम बैन लगा देंगे या फिर उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 2026 का कुछ ऐसा ईयू का एक निर्णय वहां पे आ चुका है। पोर्ट्स एंड कॉर्पोरेट पॉलिसी कंस्ट्रेंट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अदानी पोर्ट की जो बात करी दोस्तों, तो अदानी पोर्ट ने भी मना कर दिया है कि भाई ऐसे रशियन ओरिजिन के शिपमेंट्स को हम वहां पे अलाउ नहीं करेंगे जो सैंक्शनड है बेसिकली। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कॉस्ट ऑफ डूइंग ट्रेड विद रशिया को दोस्तों आने वाले टाइम में बढ़ाने वाली है। तो अगर इतनी कॉस्ट बढ़ने वाली है, सेकेंडरी टैरिफ्स का टेंशन है, थ्रेट है, तो क्यों ना भारत कुछ और ऑप्शंस वहां पे एक्सप्लोर करे। और क्या ऑप्शंस भारत के सामने हो सकते हैं, आइए उसके एक बार लास्ट इस कंक्लूडिंग डायमेंशन में बात कर लेते हैं कि क्या भारत के पास में एक वे फॉरवर्ड अवेलेबल है, क्या भारत ने करना चाहिए। इसमें आप भी मुझे कमेंट में अपना पर्सपेक्टिव बता सकते हैं कि भारत ने क्या कुछ करना चाहिए। मैं आपको एक इन्फॉर्म पर्सपेक्टिव यहाँ पे दे ही दूंगा, लेकिन इसके अलावा भी मैं चाहता हूं कि आप कुछ पॉइंटर्स वहां पे बता दें। तो शॉर्ट टर्म और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हम इसको 2 डायमेंशंस में डिवाइड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स दैट वी हैव। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में करी जाने वाली चीज है एसपीआर, जिसको दोस्तों हम कहते हैं
स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। मैं आपको एक मैप दिखा देता हूं, उससे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि भारत के अंदर अभी फिलहाल वो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कहां कहां पे और कितनी उसकी कैपेसिटी है। तो देखिए 5.33 मिलियन मेट्रिक टन क्रूड ऑयल स्टोर करने की ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की कैपेसिटी है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या है एसपीआर। एसपीआर मतलब क्या कि आने वाले टाइम में कभी जाकर के अगर हमें बड़ा भारी एक स्केल के ऊपर क्रूड ऑयल का डिसरप्शन देखने को मिले, हमारे भारत में अगर क्रूड ऑयल नहीं पहुंच पा रहा हो, तो ऐसे टाइम पे वी शुड हैव सम रिजर्व्स कि अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा स्काईरॉकेट हो रही है, वॉर का सिचुएशन है, ऐसे इमरजेंसी टाइम्स के लिए वी शुड हैव दोस रिजर्व्स। फूड सिक्योरिटी में दोस्तों आप लोग बफर स्टॉक पढ़ते हो, ये बफर स्टॉक टर्म आपने सुना होगा, जहां पे हम एग्री कमोडिटीज को फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए स्टैकअप करके रखते हैं। कुछ वैसा ही चीज है ये क्रूड ऑयल के कॉन्टेक्स्ट में, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। अभी फिलहाल कैपेसिटी कम है, इस कैपेसिटी को अगर बढ़ा देंगे तो इट विल हेल्प अस ट्रिमेंडसली इन ऑर्डर टू टैकल द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज विद रिगार्ड्स टू क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो ये चीज करना आवश्यक है। अब आते हैं वापस, और क्या चीजें करी जा सकती है। नंबर 1 इज डिप्लोमेसी दोस्तों। डिप्लोमेसी किस कॉन्टेक्स्ट में? डिप्लोमेसी स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड विद यूएसए। जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उन सैंक्शंस को लिफ्ट करने के लिए क्या कुछ करा जा सकता है। मैं आपको यहां पे एक और स्टोरी बता देता हूं। 2018 में यूएस ने JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इससे यूएसए जो है वो विड्रॉ कर लेता है, जो बेसिकली ईरान के लिए JCPOA बनाया गया था न्यूक्लियर के कॉन्टेक्स्ट में। इसके बाद यूएस के द्वारा बताया जाता है कि भाई जो भी ईरान के साथ ट्रेड करेगा उसके ऊपर मैं सेकेंडरी सैंक्शंस लगाऊंगा। इन सैंक्शंस से हम एक वेवर ले लेते हैं। वेवर मतलब क्या कि थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी रियायत हमें मिल जाती है, लेकिन वो रियायत मात्र मई 2019 तक मिलती है। और हम ये प्रॉमिस करते हैं यूएस को कि भैया देखो तुमने सैंक्शंस लगाए हैं, तुम्हारे अपने रीजंस है, लेकिन हमारी क्या है कि ईरान के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसीज अभी क्रूड ऑयल के लिए बनी हुई है। 2018 की बात बता रहा हूं, तो हम थोड़ा टाइम दे दो हमें, थोड़ा टाइम के बाद हम ईरान के से जो हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं उसको हम शिफ्ट कर देंगे, डिपेंडेंसी जो है किसी और के ऊपर लगा लेंगे हमारी। तो मई 2019 के बाद से दोस्तों ईरान से एज सच हम कोई क्रूड ऑयल नहीं ले रहे हैं। फेज रिडक्शन हमने 1 साल के भीतर कर लिया बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ सेकेंडरी सैंक्शंस और इकोनॉमिक सैंक्शंस फ्रॉम यूएसए। कुछ वैसा ही चीज क्या रशिया के कॉन्टेक्स्ट में हम कर सकते हैं? प्रेजेंटली गवर्नमेंट का स्टांस तो ये दिखता है कि गवर्नमेंट इज इन टुडे नो मूड ऑफ कूलिंग डाउन टू द डिमांड ऑफ यूएसए। तो क्या करना चाहिए? जब भी ऐसा टसल या कन्फ्रंटेशन होता है दोस्तों, उसका एक ही रास्ता होता है, एक ही हल होता है, एंड दैट हल इज डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी के थ्रू आप थोड़ा सा आप एक स्टेप पीछे आइए, उनको एक स्टेप पीछे करवाइए और आप एक मिड पाथ निकालने की कोशिश कीजिए। सेकेंड इज एसपीआर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, एंड देन डाइवर्सिफिकेशन। बिकॉज सी 36% डिपेंडेंसी ऑन रशिया फॉर क्रूड ऑयल इज ऑल्सो नॉट हेल्दी एज सच। एक राष्ट्र के ऊपर किसी भी स्ट्रेटेजिक चीज के लिए ज्यादा डिपेंडेंसी होना, इसका नुकसान क्या होता है ये हमने यूएसए के साथ दोस्तों देख लिया। 20 साल लगे थे इतनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए, यूएस ने एक झटके में सीधा सीधा 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिया अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो ऐसे में एक राष्ट्र के ऊपर कभी भी हमें डिपेंडेंसी नहीं बनानी है। ये लेसन भारत ने इस टाइम पे लेना आवश्यक है। ये भी डिपेंडेंसी की तरफ इशारा कर रहा है। तो अगर सेम प्राइसेस के ऊपर रशिया क्रूड ऑयल बेच रहा है तो क्यों ना हम थोड़ा सा इसको डाइवर्सिफाई करें। अब एक लॉन्ग टर्म मेजर्स ये आते हैं दोस्तों कि कब तक हम दूसरों से ही चीजें लेते रहेंगे। क्या कुछ ऑल्टरनेटिव हम इसके लिए ढूंढ सकते हैं टू एंश्योर व्हाट इज कॉल्ड एज एनर्जी सिक्योरिटी। और एनर्जी सिक्योरिटी को एंश्योर करने की दिशा में भारत सरकार ने अलग अलग वहां पे मेजर्स दोस्तों लिए हुए हैं। हमारी पेरिस एग्रीमेंट के तहत कमिटमेंट से इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस INDCs भी हमारी तरफ से दिए जा चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को हम वहां पे भारत के अंदर बढ़ावा दे रहे हैं। 500 गीगावाट का हमने टारगेट रखा हुआ है। और साथ ही में E20 जो अभी काफी न्यूज में चल रहा है, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रोजेक्ट है, इसको हमने टाइम रहते हुए अचीव ऑलरेडी कर लिया है। बस उसमें एक जो इशू है कि व्हीकल कंपैटिबिलिटी वगैरह का, अगर इशू सॉल्व कर दिए तो काफी हद तक हमारी क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी को हम थोड़ा डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, थोड़ा इसको स्ट्रेटेजिकली डिस्पर्स भी दोस्तों कर सकते हैं बाय सोर्सिंग बेसिकली और बाय जनरेटिंग आवर ओन सोर्सेस ऑफ एनर्जी।
So these are some of the things that we can do as a country to basically not depend on one single source for our energy demands. At the same time, India also needs to have diplomatic channels open for any kinds of negotiations with USA, because our diplomacy or our economic relations cannot be driven by sentimental currents which are prevalent today in Indian society. What exactly do you feel about the options that India should explore going forward? Please let me know in the comment box. Also tell me whether you liked the lecture or not. Thank you so much. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।